नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुमताज डिग्री कॉलेज में चली ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 3 घंटे चलने के बाद खत्म हुई। राम मंदिर पर आए फैसले के मद्देनजर बुलाई गई इस बैठक में विवाद भी हुआ। मुसलमानों के बीच इस मसले को लेकर मतभेद थे और वो खुलकर सामने आए। हालांकि बैठक में कुछ फैसले जरूर लिए गए और उन फैसलों से यह साफ है कि मुस्लिम पक्ष अयोध्या के मसले को फिर अदालत में ले जाना चाहता है। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस पर फैसला सुनाते हुए अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन को हिंदू पक्ष यानी कि रामलला विराजमान को दे दिया था और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन देने का सरकार को आदेश दिया था। लेकिन इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों में मतभेद देखने को मिले थे और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। उसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी। तो फिर क्या हुआ इस बैठक में? इस बैठक में पहला फैसला यह लिया गया कि पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार या समीक्षा याचिका दाखिल करेगा। साथ ही साथ मस्जिद के लिए जो दूसरी जगह जमीन देने का कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर भी फैसला लेते हुए यह तय किया गया कि कोई वैकल्पिक जमीन नहीं ली जाएगी। जमीन वही चाहिए जिसकी लड़ाई लड़ी गई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें सभी मुद्दों को स्पष्ट किया गया। अर्जित आवेदन को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। नंबर 2, जन्म स्थान को रामलला का सूट नहीं, रामलला का सूट, लिहाजा सूट नंबर 5 के फरीक नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि रिव्यू पिटीशन का हाल क्या होना है। 100% पुनर्विचार याचिका खारिज होगी, उसके बावजूद यह दायर करना हमारा हक है और यह हम करेंगे। मदनी ने यह भी कहा कि हम न मस्जिद को दे सकते हैं और न ही उसकी जगह कोई जमीन ले सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि जमीन की पेशकश को कबूल नहीं किया जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन नदवी, असदुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी मौजूद रहे। वहीं बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने सब लोगों से नाइत्तफाकी जाहिर करते हुए इस मामले को यहीं खत्म करने की अपील की, सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि फैसला आ गया है, फैसले को हमने मान भी लिया है और अब हम आगे नहीं जाना चाहते। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान का संविधान भी मानते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जो लोग इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हैं और वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। अर्जित आवेदन को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। नंबर 2, मुसलमानों के जरिए दिए गए सबूत से यह वाज़ेह है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी शहर मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। नंबर 4, 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामचंद्र की जो मूर्ति रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो लीगल था। नंबर 5, बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे की जमीन रामचंद्र जी की रजाए पैदाइश यानी जन्म स्थान की शक्ल में पूजा किया जाना साबित नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी वो बता रहे हैं। लिहाजा सूट नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म स्थान को रामलला का सूट नहीं, रामलला का सूट, लिहाजा सूट नंबर 5 के करीब नंबर 2 जन्म स्थान को डीटी नहीं माना जा सकता। नंबर 6, मुसलमानों के जरिए दायर करदा मुकदमा नंबर 4 मियाद यानी लिमिटेशन के अंदर है और दूसरी तौर से डिग्री किए जाने के लायक है। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी राय दी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का काम हिंदुस्तान के सेकुलर आइन के खिलाफ था। नंबर 8, निजाई इमारत डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड बिल्डिंग में क्योंकि हिंदुओं की सैकड़ों साल से इबादत यानी पूजा करते रहे हैं, इसलिए पूरी निजाई जमीन की इमारत
पूरी इमारत की जमीन मुकदमा नंबर 5 के फरीक नंबर 1 भगवान श्री रामलला को दी जाती है। नंबर 9, चूंकि नजाई जमीन मुकदमा नंबर 5 के फरीक नंबर 1 को दी गई है, इसलिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मरकजी हुकूमत के जरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए या तो अक्वायर्ड 57 एकड़ लैंड में दिया जाएगा या सूबाई हुकूमत के जरिए, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए अयोध्या में किसी दूसरी अहम प्रोमिनेंट प्लेस पर दी जाएगा जिस पर वो मस्जिद बना सके। ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए दिया है, जिसके मुताबिक मज़कूरा 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए जाने का हुक्म साबित किया है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात भी तस्लीम की कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। मीटिंग में ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स जो है आप सब रखी, मीटिंग में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्तियां रखे जाने के ताल्लुक से FIR और हुकूमत उत्तर प्रदेश, DM फैजाबाद और SP फैजाबाद के जरिए मुकदमा नंबर 1 और 2 में दाखिल जवाब दावा में यह माना जा चुका है कि मज़कूरा मूर्तियां जो आइडल के अंदर रखे गए थे चोरी से या जबरदस्ती रखी गई थी और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 नवंबर 2010 के फैसले में भी मज़कूरा मूर्तियों को दीनी नहीं माना था। मज़कूरा वाला हालात में आज की मीटिंग में यह महसूस किया गया कि अदालत उस्मा के मज़कूरा वाला फैसले में कई पहलुओं पर न सिर्फ बाहमी तजाद है, सेल्फ कंट्री है, बल्कि कई नुक्तों पर यह फैसला समझ से परे है और पहली नजर में गैर मुनासिब मालूम होता है। मस्जिद का अमला खास तौर से 10 झैल बातों पर फॉलोइंग पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता है। नंबर 1, जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जबरन यानी बाय कोर्ट जो मूर्तियां रामचंद्र जी की मूर्ति और दीगर मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी था, तो इस तरह गैर कानूनी तौर पर रखी गई मूर्तियों को नीति कैसे मान दिया गया जो हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक भी नीति नहीं हो सकती। जब बाबरी मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा और नमाज पढ़ा जाना साबित माना गया, तो किस बुनियाद पर मस्जिद की जमीन मुकदमा नंबर 5 यानी रामलला के मुद्दई नंबर 1 को दे दी गई। नंबर 3, आईन की दफा यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त मौजूद जजों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की दफा 104A और 51(1) के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्सचेंज या ट्रांसफर को मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। ये वक्फ की जो आर्टिकल मेरे आसार रखी है उसमें किसी मस्जिद की जमीन को न तो एक्सचेंज किया जा सकता है न ट्रांसफर किया जा सकता है, मना किया गया है। तो वक्फ एक्ट के दर्ज इस कानूनी रोक यानी पाबंदी को दस्तूर की दफा 142 के तहत मस्जिद की जमीन के बदले में दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दीगर फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसले दिए इससे पहले में ये बात वाज़ेह कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मस्जिद आमला ने मज़कूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़कूरा और दीगर अपरेंट एरर होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है। ये हमारा आज का स्टेटमेंट है और अब आप इसको और एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपके सवाल आपके जवाब। अगर आपके इस पर ही कोई सवाल है तो पूछा जा सकता है जो आपने पढ़ा है। इस पर आपने नहीं, जाइए 2 मिनट अभी ठहर जाइए, पहले जिलानी साहब को कहने दीजिए। पहले 1 मिनट इससे बोलेंगे।
अरे आपका ऑडियो खराब आने दीजिए, हमारी आवाज़ तो पहुंचना चाहिए। जो दो फैसले हैं, एक फैसला तो ये है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, ये बोर्ड ने फैसला कर लिया है। दूसरा फैसला है कि वो ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का डायरेक्शन दिया है, उस ज़मीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका शरई पहलू पहले मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ मौलाना अपने रहमानी साहब से कि वो इसके शरई पहलू को वाज़ेह करें। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर दो बुनियादी बातें कह रही हैं। एक तो ये कि हम आपसे कोई बात सलीके से कही जा रही है, आप समझ ही नहीं रहे। एक तो ये कि हम नजरसानी की अपील दायर करेंगे, इसलिए भाई आप लोग आपस में खैरिए, आप लोग गुफ्तगू सुनिए, इधर उधर न ध्यान दीजिए, आप लोग की तरह एहतियात कीजिए। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजरसानी की अपील करेंगे। उसकी वजह ये है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक दूसरे से टकराने वाली बातें लिखी गई हैं और दफ़ा 142 का जो महदूद इख्तियार था उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना दी जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज में कोई और चीज़ कबूल कर लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रकम हो, चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए। और ये बात इंसाफ के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है कि किसी ज़मीन के सिलसिले में जहाँ टाइटल सूट का केस चल रहा हो उसके एवज में किसी फरीक को थोड़ी सी ज़मीन देकर ये कहा जाए कि वो उस पर तैनात कर दे। शरीयत इस्लामी के रूह से हम इस बात के पाबंद हैं कि हम मस्जिद के सिलसिले में कोई दूसरी ज़मीन कबूल न करें। इसलिए हमारा ये फैसला है कि वो ज़मीन जो एवज के तौर पर या पेशकश के तौर पर दी जा रही है 5 एकड़ ज़मीन, उसे कबूल नहीं किया जाए। जी आप कुछ पूछ रहे थे आपसे? एक एक करके ये बताइए। जो जमीन की है वो आप दी नहीं है, आपकी बात क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि वो जमीन ना ले? क्या उसने आपसे कोई मशवरा मांगा था क्या? देखिए, मशवरा तो अखबार में छपा है कि उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय का एहतराम करेंगे। वो तो उनका अखबार में छपा बयान है। दूसरे बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति से दाखिल किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने परमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक्फ के खिलाफ। हमने वक्फ की निशान नहीं की है कि वक्फ के तहत ही वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने लैंड के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है रेस्टिट्यूशन, मौलाना कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप जरा साफ कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है। देखिए, उन्होंने जो आर्टिकल 142 में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसमें यही कहा कि मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, उनकी मस्जिद को गिराया गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक ज़मीन अलॉट की जाए 5 एकड़। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज या
उसको और कोई लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते, कंपनसेशन इसी तरह से हो। रेस्टिट्यूशन नॉट कंपनसेशन। रेस्टिट्यूशन तो है नहीं है, कोर्ट ने यही कहा है। नहीं ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हो। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाई जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है जो केस इसमें स्पेशल प्रोविजन है सीपीसी में कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इमारत में जो चीज खत्म हुई है उसको उसी तरह बनाया जाए, तो इट इज नॉट रेस्टिट्यूशन। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। जी एक मिनट। कौन कौन अब इसमें मुस्लिम पक्षकार होंगे और क्या वकीलों में भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए पक्षकार तो अब जो पक्षकार कल आए थे जिनकी कंसेंट मिल चुकी है उसमें 3 पक्षकार हैं, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और मिसबाउद्दीन। इनकी तो कंसेंट मिल चुकी है, ये रिव्यू फाइल करेंगे। और पक्षकार डिपेंडेंट हैं। अगर हमारे सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में ये तय करते हैं कि इसमें और फरीकों बनाए जाए तो फिर डिपेंडेंट्स हमारे पास है, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पिटिशनर्स। वकीलों की टीम में भी बदलाव किया गया। अब ये सब तो अंदरूनी बातें हैं जो बाद में होगा। अभी राजीव धवन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट पहले भी थे, आज भी हैं, वो भी रहेंगे। अब ये राजीव धवन साहब का मसले से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 3 दिन का होता है, तो 3 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। ये आप ESI के हवाले से कह रहे हैं, ESI के हवाले से जो बात आप कह रहे हैं, ESI ने ऐसा कहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, क्योंकि ESI ने तो ऐसा नहीं, ऐसा आई है ऐसा तो एसआई ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। एसआई ने भी लिखा है रिपोर्ट में अपनी कि हम ऐसी कोई बैरल लाइन पे नहीं बनी है। नहीं, हाँ वो तो अलग बात है, बैरल लाइन पर नहीं बनी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम ये फाइंडिंग कोई दे सकते हैं कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये नहीं कहा। ये कहा है, ये बात वही लेकिन ये पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा है कि तोड़कर बनाई गई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसी बात का हवाला दिया गया है कि चूंकि एसआई ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी के तक के उन्होंने माने हैं आर्किटेक्ट वगैरह जो पाए गए हैं आर्किटेक्ट, 300 साल का अर्सा जो गुजरा है, इसमें वहाँ क्या था सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में, एसआई की रिपोर्ट में नहीं आया। सर बोर्ड में 45 मेंबर आपने बताया कि मौजूद थे, क्या सबसे नहीं सम्मति से? देखिए सुनिए, 45 की तादाद बताई उन्होंने, तकरीबन इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटी भी थी। वर्किंग कमेटी के कितने मेंबर रहे? टोटल कमेटी में 51 है। 51 में कितने आए यहाँ? हमने बताया तो है तकरीबन 35-40 के बीच में। 35 से 40। उनमें से किसी ने क्या आपसे असहमति जताई? देखिए रेजोल्यूशन यूनानिमस है, आपको अंदर की बात बताने की जरूरत है। रेजोल्यूशन यूनानिमस है, मुत्तफिका है, इसलिए अंदर की किसका डिबेट पे क्या हुआ ये अंदरूनी बात नहीं बता रही। एक बार आपकी किस्सा जी मैंने बताया, आपने सुना नहीं? मौलाना महफूजुर रहमान, दूसरा नाम मोहम्मद उमर, तीसरा नाम मिसबाउद्दीन, ये तीनों प्लेंटिव भी हैं, प्लांट भी हैं। जी मुख्य पक्षकार पहले रहे इकबाल अंसारी। कोई मुख्य पक्षकार नहीं होता मुकदमे में, इसलिए कि मुकदमे में 9 नाम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल मेरा ये नहीं है, मुख्य पक्षकार के लिए ये गलत मान लीजिए आप। इकबाल अंसारी का ये कहना है कि अब इस मामले में राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मुकदमा रिव्यू पिटीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये पहले भी सबने अहद किया था कि हमें संविधान के फैसले को मानना है, कोर्ट के फैसले को मानना है। तो अब उसको क्यों ये? देखिए ये राजनीति नहीं है, ये भारत के संविधान में दिए गए हुकूक की लड़ाई है, और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन का कि हमारे इबादतगाहें तबाह न की जाएं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति कोई नहीं है। पर्सनल वोट कतई राजनीतिक इदारा नहीं है, किसी जमात का पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है न उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं। जिलानी साहब, आपको इस रिव्यू पिटीशन के क्या सूरत हाल नजर आते हैं? क्योंकि अभी बाहर मदनी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि रिव्यू पिटीशन का क्या हाल होगा, लेकिन फिर भी हम बस कोर्ट जाना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा कोई वकील नहीं कह सकता है। अभी सबरीमाला के रिव्यू के बारे में 7 जजेस को गया है, कौन बता सकता है क्या होगा? अंतुले का रिव्यू अलाउ हुआ था, और बहुत सारे रिव्यू अलाउ भी होते हैं, डिस्मिस भी होते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टारगेट बैंक ने वो फैसला दिया है, आप
लार्जर बेंच नहीं, 5 जज की बेंच। जरूरी है कि रिव्यू पिटीशन में वही जजेस होते हैं, अगर वो रिटायर हो जाएं तो उनकी जगह दूसरा जज आएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको चॉइस नहीं दिया है कि आप 5 एकड़ लें या नहीं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ऑल्टरनेट लैंड सरकार ढूंढ के देगी। क्या स्टैंड है ईदर ऑफ द वक्फ बोर्ड और द पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, डायरेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्शन नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर लैंड लेने को तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अवहेलना नहीं है। डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को है, हमको नहीं डायरेक्शन। बिल्कुल नहीं कंटेम्प्ट। तो उनका एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का नाम हाफिज सिद्दीक साहब था, जो यहाँ प्लेंटिव थे। वो उनकी डेथ हो गई, अब मौलाना अरशद रशीदी उनकी जगह पे आ गए हैं, उसकी पैरवी जमीयत-उलमा कर रही है। तो ठीक है, उसकी तरफ से करेंगे। जितने पार्टियां हैं सबकी अलग अलग लोगों पिटीशन पढ़ सकती है और पढ़ेगी। क्या जमीयत तैयार है सर? अब ये आप कह रहे प्रेस रिलीज आई, मुझे नहीं पता, इनको मिली तो आपको मिलना चाहिए। वो मौजूद थे हमारी मीटिंग में, मौलाना अरशद मसीद। हाँ, वो आज थे। और उन्होंने कहा था जो बोर्ड फैसला करेगा वो माने। आप लोगों ने दिल्ली में बोर्ड बुलाया था, आज निमंत्रण किया था, लेकिन नहीं आया। 26 को लोग बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हम नहीं करेंगे, तो लगातार बयान मिलते आ रहे हैं। तो क्या मनाने जाएगा, उनसे बात करने जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए, ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है, उसी लिहाज से अब भी गया था। और कभी कभी वो आए हैं, पिछली मीटिंग में नहीं आए थे, इसमें नहीं आए। तो निमंत्रण दे देना हमारी ड्यूटी थी, आना ना उनका इख्तियार है। ये इकबाल अंसारी का जो बयान आ रहा है, क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों तुमसे पूछे, आप हमें क्या पता क्यों ऐसा कह रहे हैं? सर आप हमें ये मालूम चला है, कल हमारे जो अयोध्या से लोग आए थे वो कह रहे थे कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाल रहा है कि आप फैसले के खिलाफ बयान न दीजिए। वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। तो इसका मतलब हो सकता है इकबाल अंसारी पर भी दबाव। सर, इस मुकदमे में आप शुरू से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। मैं सब मुसलमानों का वकील रहा हूँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी रहा हूँ। अभी की क्या स्थिति? आप सुन्नी आज मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील नहीं हूँ, नहीं है, इसलिए वो हमने रिव्यू का तय किया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका, नहीं करेंगे तो हम उनका वकील कैसे हैं? सर, नदवा में पहले किसी को भेजा, उसके बाद अचानक जो है आप उस बात को खोलना चाहते हैं जिसका मैंने नहीं जिक्र किया। अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता सकते हैं। यकीनन हम इस बात के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की कि रात में हमारे सदर के पास कई अफसरान जिले के पहुँचे और उनका साहब आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते, और एक डीएम का ऑर्डर दिया, जिसको हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि डीएम को इख्तियार नहीं, तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम मीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमको जगह तब्दील करना पड़ी। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है और जो मुसलमानों की नुमाइंदा बॉडी, उसको रोका गया और उसको मीटिंग वहाँ न करने दिया गया। हम इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस के अफसरान की कंडेम करते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल कोई चीज गैर सदर साहब से कहा कि आप मीटिंग मुलतवी करिए। देखिए, रीजन तो वो बताएंगे क्या है, इसलिए कोई इख्तियार उनको नहीं है। गाँव सालिश जो है सड़क होती है किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, जो इदारा हो, शिक्षक इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है। हमारे इम्तिहान चल रहा है रोज यहाँ, नदवा की तरफ से कोई एप्लीकेशन आई थी? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, नवदा ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। गलत कहते हो, हमने कभी एप्लीकेशन नहीं दी। हम अपने हुजूर में जब मीटिंग करते हैं, बयान मीटिंग की, तो एप्लीकेशन दी, हम उनको एप्लीकेशन क्यों देंगे? हमारा ये स्पेस पब्लिक प्लेस नहीं है, हम जिसकी एंट्री चाहे बयान कर दें। महबूब अली से बात नहीं बनी? मुझे पता नहीं है, अभी उनसे बात नुमाइंदे आए थे आज हाजी महबूब के नुमाइंदे को नहीं, कल आए थे, हाँ वो तो तैयार थे। कल जो नुमाइंदे आए थे वो कह गए थे वो तैयार है। 3 नाम आपने बताया, हाजी महबूब। हाजी महबूब का नाम नहीं बताया अभी, आप महफूजुर रहमान का बताया। नहीं बताया, इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्यों नहीं बताया? वो प्लेंटिव नहीं है, वो प्लेंटिव नहीं है। हमने प्लेंटिव का नाम, पहले प्लेंटिव्स का राइट होता है, फिर मैंने ऐसे कहा डिफेंडेंट्स भी कर सकते हैं। हाजी महबूब डिफेंडेंट हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले प्लेंटिव की तरफ से फाइल होगा। हाँ हाँ मौजूद है वो, हाजी अब्दुल्ला साहब के बेटे मौजूद है। सारे पेटिशन रिव्यू पेटिशन एक क्लब करके करना, ये सब ये तफसीलात तो वकला तय करेंगे।
ये सुप्रीम कोर्ट के वकील तय करेंगे कैसे करेंगे। सर ओवैसी जी से क्या बात हुई और क्या नाम मुझे जी आए थे, हम सही हुए, हम अपनी बात कही। वो भी इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे हमारा ये कहना है कि मौलाना जी कह रहे हैं कि शरई में ये है कि जहाँ पे तोड़ा गया था वहीं पे ही बाबरी मस्जिद इस्टेब्लिश होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया गया था तब ये चीजें मेंशन की गई थी इस चीज को। प्लेन में साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन ही दिया गया है, प्लेन में साफ लिखा है कि हमको यहाँ पर वापस की दिलवाया जाए, कब्जा दिलवाया जाए, प्लेन में लिखा हुआ है। सर अगर रिव्यू पिटीशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है तो मस्जिद के लिए जमीन देखिए अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती, आप तो वहाँ पहुँच गए, अभी तो दाखिल होने की बात तय हुई है, अभी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होना क्या सवाल। मेरी बात है, ये जमीन न लेने की बात आप कर रहे हैं, वो एक मजहबी मसला है। हाँ वो मजहबी मसला है, तो क्या इसकी जगह पे कहीं दूसरी जगह आप अभी वजाहत मस्जिद बना, अभी देखिए मस्जिद अयोध्या में मस्जिदों की कमी नहीं है, 27 मस्जिदें वहाँ रनिंग है, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कमी नहीं है। बात जमीन की हक है, मस्जिद के तोड़ा गया, मस्जिद में मूर्ति रखी गई, हम इसके लिए मुकदमा दायर किया था कि ये कानून के खिलाफ वर्जी की गई है, हमको कानून के जरिए से इंसाफ दिया जाए, बात उसकी है। अब कोर्ट ने माना भी ये बात, कोर्ट ने मानी। अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब ने क्या कहा है पूरे बैठक में? अमिताभ बच्चन क्या? अमिताभ बच्चन ओवैसी साहब की जो क्रेज है मुसलमानों में, वो अमिताभ बच्चन की तरह है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा पूरी बैठक में? हम अंदर की बातें आपको नहीं बताएंगे, आपने क्या कहा, कार्रवाई नहीं बताई जाती, कभी कार्रवाई नहीं बताई जाती है। सर 10 तो आप ही अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं सबसे ऊंचे। गिलानी सर, उन 3 नामों के अलावा भी कौन कौन से मुस्लिम पत्रकार हैं जो आपके फेवर में तैयार हैं? मैं आज आपसे इस पे बता सकता हूँ कि जैसे अभी यहाँ मौजूद है हाजी अब्दुल्लाह के लड़के, 2 लड़के, उसके हमारे हजबुल्ला साहब डिफेंडेंट हैं, उन्होंने टेलीफोन पे कहा। हाजी महबूब साहब ने मुझसे यही कहा कि मैं रिव्यू फाइल करने पर तैयार हूँ, मीडिया में क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिफेंडेंट्स हैं, पहले हम प्लेंटिफ की तरफ से फाइल करेंगे, जो हमने 3 नाम आपको बताएंगे। 30 दिन का टाइम होता है, हम पूरी कोशिश करेंगे 30 दिन के अंदर दाखिल हो सके। हम लोग 8 तारीख तक कर सकते हैं, 30 डेज। 8 तारीख तक, मतलब 8 तारीख तक आप नहीं, 9 को छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ये